जय श्री राम आप सभी लोगों को। जैसा आप सभी को मालूम है, आज की जो क्लास है अपनी एस्ट्रोलॉजी में जो योगा रहते हैं, जितने भी योग है उसके बारे में कुछ सर आपको बारे में बताएंगे। हाँ सर, प्लीज सर चालू कीजिए। जी हाँ। आपको मेरा नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मेरा नमस्कार। चलिए आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो मैं पीपीटी शेयर करूँ, ठीक है। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं योग के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक वो है योगाज यानी कंजंक्शन। हालांकि कंजंक्शन पे ही हम ज़्यादा बात करेंगे, बट उसके अलावा भी कुछ होंगे जो इम्पोर्टेंट योग होते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम देखते हैं जब भी चार्ट, अक्सर लोग आपसे पूछने आएंगे कि हमारा मैरिज कब होगा, ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी। लोगों का क्वेश्चन ये रहता है। और अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो कब होगा, कुछ भी हो तो लोगों का पूछना ये रहता है कि कब होगा। आपका प्रमोशन कब हो सकता है, आपका चाइल्ड बर्थ कब हो सकता है, ये सारे एक हॉट टॉपिक रहते हैं। लेकिन कब से पहले सवाल आता है कि होगा कि नहीं होगा। कब होगा ये तो बात की बात है, बट पहले उस इवेंट का प्रॉमिस होना चाहिए था। भाई मान लेते हैं आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो आप तब अप्लाई करेंगे, आप वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी या अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई भी फॉर्म आएंगे, हम अप्लाई करेंगे, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ये सब प्रोसेस तो बाद में होगा। लेकिन फॉर्म एप्लीकेशन फिल करने से पहले, अपॉर्चुनिटी जब आएगी उसके पहले आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर की जॉब का वेट कर रहे हैं और डॉक्टर की डिग्री है नहीं आपके पास, तो अपॉर्चुनिटी कितनी भी आ जाए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे ना। तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में कोई इवेंट कब होगा ये बात की बात है। कब होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये है कि उस इवेंट का प्रॉमिस है कि नहीं। अब कोई आ रहा है आपके पास, मैरिज कब हो गया, आप टाइम पे टाइम निकाले जा रहे हैं, इस साल हो जाएगी, इस महीने हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, और मैरिज हो नहीं रही। ठीक। तो अगर उसके चार्ट में उस इवेंट के योग यानी प्रॉमिस ही नहीं है, तो आप कितना भी टाइमिंग कर लें, कितना भी रेमेडी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। रेमेडी से भी कुछ नहीं होगा। हार्डली 1% केस में ऐसा हो सकता है कि रेमेडी से आप अपनी किस्मत बदल लें, वरना रेमेडी सिर्फ एक सपोर्ट के लिए होता है। ये कहना कि आपकी डेस्टिनी में कोई चीज है नहीं और रेमेडी से आप प्रकट कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। रेमेडी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चेंज लाता है, और कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशन में ऐसा होता है, वो आपको सपोर्ट कर सकता है वो। तो एक होता है योग का मतलब एक प्रॉमिस ऑफ द, दूसरा है योग, एक कंजंक्शन को भी योग कहते हैं, युति, दो प्लेनेट, तीन प्लेनेट। वो एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि दो प्लेनेट साथ बैठे हैं तो उनका क्या प्रिडिक्शन होगा, दो से ज्यादा प्लेनेट बैठे हैं तो क्या प्रिडिक्शन होगा, और उनका बेसिक क्या है। आप रटते रहते हैं, सैटर्न मार्स होगा तो ये हो जाएगा, मून राहु होगा तो ये हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता होंगे तो कोई इशू नहीं है। आप इजिली दो प्लेनेट, तीन प्लेनेट, कितने भी प्लेनेट बैठ जाए ना, आप उनका प्रिडिक्शन कर लेंगे। तो ये दो तरह के योग हैं जो हम डिस्कस करें। तो हमेशा जब भी याद रखिए, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है या किसी का भी आप चार्ट देखते हैं, तो कोई पूछता है ना कि टाइम कब, आपके बारे में कि टाइम है कि नहीं, किस टाइम पे होगा ये इवेंट, उसके पहले आप ये देखें कि होगा कि नहीं होगा, प्रॉमिस है कि नहीं। अगर प्रॉमिस हो तब तो टाइमिंग पे जाइए, प्रॉमिस नहीं है तो टाइमिंग करने का कोई फायदा नहीं। तो स्टेप क्या होता है, पहले प्रॉमिस देखें, उसका योग, इवेंट, जिस इवेंट के लिए क्वेरी किया जा रहा है। फिर टाइमिंग में भी आपको ये देखना पड़ता है दशा कब आ रही, महादशा फिर अंतरदशा, फिर दशा योग है यानी इवेंट का प्रॉमिस है चार्ट में, तो एक स्टेप पार हो गया। उसके बाद देखिए दशा सपोर्टिव है कि नहीं, महादशा सपोर्टिव है तो फिर अंतरदशा देखिए, अंतरदशा सपोर्टिव है कि नहीं। अगर महादशा अंतरदशा भी सपोर्टिव मिल जा रही है तो फाइनली गोचर देखिए, ट्रांजिट, तब जाके
फाइनल स्टेप आएगा ट्रांजिट का यानी गोचर, तब आप टाइम करेंगे। अगर पहला ही स्टेप नहीं फुलफिल हो रहा है कि योग ही नहीं है, प्रॉमिस ही नहीं है, तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं। अब मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप फुलफिल हो गया कि योग है, प्रॉमिस है, महादशा आ ही नहीं रही उस चीज की, तो भी आगे जाने का कोई मतलब नहीं। दशा अंतर दशा नहीं आ रही तो ट्रांजिट कुछ नहीं कर सकता, गोचर सिर्फ एक्टिवेट करता है। तो हमेशा योग देखना उस इवेंट का प्रॉमिस है कि नहीं। तो हम दो तरह के योग पढ़ेंगे, एक इवेंट का प्रॉमिस, दूसरा उसको कंजंक्शन यानी युति, इस तरीके से। और जो युति होती है ना, उसको भी अभी हम समझेंगे, आपको पीडीएफ में दिखाऊंगा। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि किसी भी दो प्लेनेट के कंजंक्शन यानी योग को तब आप अच्छे से समझ पाएंगे जब उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस आपको पता हो डिटेल। अगर उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस आपको नहीं पता है उन दो प्लेनेट के, तो कभी भी आप कंजंक्शन यानी योग का फल नहीं समझ पाएंगे। आप रटते रहेंगे, कितना रटेंगे, एक प्रिडिक्शन रट लेंगे, दो प्रिडिक्शन रट लेंगे, तीन रट लेंगे, चार रट लेंगे, आप रटते रहिए। तो प्लेनेट के सिग्निफिकेशन और उनके गुण यानी उनकी क्वालिटीज आपको अच्छे से पता होंगी। तो जिनको भी प्लेनेट के बारे में, साइन के बारे में डिटेल में जानना है, हमारे फोरम पे, हमारे चैनल पे 5 डे का पूरा फ्री क्लास पड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग बहुत डेप्थ में उसमें बेसिक क्लियर किए गए। प्लेनेट साइन के बारे में आपको डिटेल काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे और मिल जाएगा उसमें। 9 प्लेनेट, 12 साइन, 12 हाउस के बारे में कैसे हम। तो अगर आपको प्लेनेट का क्वालिटी नहीं पता है, उनके सिग्निफिकेशन यानी कारक तत्व तो नहीं पता है, तो आप अभी दो प्लेनेट के कंजंक्शन यानी युति का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये भी आप क्लियर कर दीजिए, उसका बेस वही है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक है। जो सबसे एक हॉट टॉपिक होता है हमारे, रिलेशनशिप, डिले मैरिज। डिले है, डिनायल है, उसको कैसे देखें। और कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि कभी भी एक पॉइंट को लेके कभी आप प्रिडिक्शन नहीं करें। जब भी कुछ प्रिडिक्शन करना है तो उस इवेंट से रिगार्डिंग कम से कम 2-3 पॉइंट आपको मिलने चाहिए उस चार्ट। ये नहीं कि एक पॉइंट देखा और बता दिया तुम्हारी तो शादी नहीं होगी, अब आदमी परेशान कर रहा है। जब तक 2, 3 या 4 मैक्सिमम पॉइंट आप ना देख लें उस चार्ट में, तब तक आप ये मत कह दीजिए कि इवेंट नहीं होगा। कंफर्मेशन होना चाहिए आप। तो हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज करें। और दूसरी बात, कभी भी एक कॉम्बिनेशन या एक प्लेनेट से प्रिडिक्शन नहीं होता, हमेशा पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ता है। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं एस्ट्रोलॉजर या स्टूडेंट खासकर, वो क्या करते हैं, उनका मैंने एक प्रॉब्लम देखा है। वो एक चार्ट देखने बैठेंगे ना, अगर मैरिज की बात होगी तो सोचते हैं बस सीधे 7th हाउस। अगर उनको पता है कि मैरिज का हाउस 7th हाउस है, तो सीधे कहेंगे 7th हाउस देखते हैं, 7th लॉर्ड। कैरियर की बात होगी तो 10th हाउस देखें, 10th लॉर्ड। ये सबसे बेसिक मिस्टेक। क्योंकि सही चीज ये है कि आपको 12 के 12 भाव देखने पड़ते हैं। तो आपके सामने क्वेरी क्या आया है, प्रॉब्लम क्या आया है क्लाइंट का, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के पूरा चार्ट एनालाइज। तो कभी ये भी गलती मत कीजिएगा, चार्ट आ जाएगा तो मैं सब पूरा चार्ट देख, पूरा आप देख नहीं पाएंगे जिंदगी भर। क्योंकि उसके पूरे चार्ट में उसका पूरा लाइफ छुपा हुआ है। तो ऐसे में आपका प्रिडिक्शन बड़ा बिखरा बिखरा सा हो जाए, इधर से कुछ बता रहे हैं, उधर से कुछ बता रहे हैं। तो हाँ, 2-4 पॉइंट हमें बताने पड़ते हैं क्लाइंट को, जिससे क्लाइंट को कम से कम ये भरोसा तो हो, बिना उससे पूछे ही 2-4 प्रिडिक्शन तो आपको करने पड़ेंगे, जिससे उसे भरोसा तो हो कि आपको आता भी है। अब आप उससे ही सब पूछ लेंगे तो फिर वो कहेगा क्या फायदा आप। तो 2-4-5 प्रिडिक्शन आप कीजिए, जिससे क्लाइंट को ये लगे कि हाँ वाकई आपको नॉलेज है। उसके बाद फिर आप उसका स्पेसिफिक क्वेरी पूछिए और उस क्वेरी के हिसाब से चार्ट एनालाइज।
तो बात करते हैं, मान लेते हैं मैरिज की बात हो रही, तो फिर जब मैरिज की बात होगी तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, पूरे 12 हाउस उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज की, सीधे 7th हाउस में मत चले जाइए। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं मैरिज की बात हो रही तो फर्स्ट हाउस आप है, तो मैरिज तो तभी होगा जब आप तैयार होंगे ना। अगर आप ही नहीं चाहते मैरिज करना तो 7th हाउस कितनी बार देखें। कोई भी इवेंट हो, मान लेते हैं कैरियर की बात हो रही है, आप 10th हाउस देखो, पर कैरियर किसके कैरियर की बात हो रही है? आपके। तो फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड तो देखिए, इस तरीके से। कभी भी जब भी एनालाइज कीजिए, पूरे चार्ट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कीजिए। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको लगता है 7th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का, 10th हाउस हमारे कैरियर का। हाउस को हम हिंदी में कहते हैं भाव। भाव का मतलब होता है हमारी फीलिंग या हमारा एटीट्यूड क्या है। तो 12 के 12 हाउस पहले वो आपका ही फीलिंग और एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट एरिया में आप क्या सोचते हैं। तो 7th हाउस को 7th भाव कहते हैं। भाव का मतलब है 7वां भाव ये बता रहा है कि आपकी क्या सोच है अपने मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। फिर वही 7th हाउस ये बताता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच कैसी है, ये बहुत सारे इवेंट हमारे लाइफ के इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये भी एक तरीका है चार्ट को देखने का। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेसिकली मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। या जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, आप 7th हाउस में बैठे साइन और प्लेनेट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो चीजें आपकी सोच है, रिलेशनशिप आप चाहते थे। बाद में जो पार्टनर मिला है वो कैसा मिला, क्या मिला, वो अलग बात है, उसमें तो वो क्वालिटी होंगी। चलिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इसको, हम टॉपिक पे आते हैं। आज जो 2-3 टॉपिक मैंने दिए थे उसमें से एक टॉपिक था डिले मैरिज। मैरिज में डिले कब होता है? देखिए, उसमें से एक पॉइंट लिखा है मैंने, वीनस प्लस मून और इन ट्राइन्स। ट्राइन का मतलब समझते हैं, ये एक दूसरे से 5 और 9। तो किसी के चार्ट में वीनस और मून साथ बैठे, या आमने सामने हो, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, या एक दूसरे से ट्राइन में आ जाए 5 और 9, तो ये डिले करते हैं मैरिज। स्पेशली ये कॉम्बिनेशन काम करता है फीमेल के चार्ट। इसी को अन्नपूर्णा योग भी कहते हैं कुछ लोग। तो अन्नपूर्णा नाम से बड़े खुश हो जाते हैं कि अन्नपूर्णा योग। ये कॉम्बिनेशन जिनके चार्ट में होता है उनको अपने उनके मदर इन लॉ से भी प्रॉब्लम रहती है, उनके स्पाउस की मदर इन लॉ की कभी नहीं बनी। तो अगर ये योग फीमेल के चार्ट में, तो मैरिज में डिले देगा। और उस फीमेल का मैरिज हो भी जाए तो उसकी अपनी मदर इन लॉ से कभी नहीं बनी। और अगर मेल के चार्ट में है तो मैरिज में डिले तो नहीं दिखता, बट उसके वाइफ की उनकी मदर से नहीं बनेगी मेल की। तो फीमेल के चार्ट में डिले देता है मैरिज। अब 7th हाउस और ट्राइन क्या होता है ये मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, 7th हाउस ट्राइन का मतलब ये होता है जैसे यहाँ मून बैठा है, यहाँ पे मार्स बैठा है, तो ये दोनों आमने सामने। मून मार्स पे दृष्टि डाला है, मार्स मून पे। ठीक है। ट्राइन क्या होता है, कोई प्लेनेट अपने से एक दूसरे से 5वें और 9वें में बैठा है। जैसे मान लेते हैं मून यहाँ बैठा है 6th हाउस में, जहाँ 1 नंबर लिखा है एरीज, तो वहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो सन मरकरी और जुपिटर जो है मून के ट्राइन में है, क्योंकि वहां से 5th हाउस में बैठा। अच्छा, इसी तरीके से अगर सन मरकरी जुपिटर को देखिए, ये बैठे हैं 10th हाउस और लियो में। ठीक है, तो यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मून वहां से 9th हाउस आ गया, 9th हाउस में बैठा। लगन से तो ये 6th है, और सन मरकरी जुपिटर से काउंट करेंगे तो 9th आया, तो एक दूसरे से 5 और 9 में हो गए। तो 159 ट्राइन माने जाते हैं। तो कोई प्लेनेट एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं 7th हाउस में, तो एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे, या एक दूसरे से 5 और 9 का संबंध बना रहे हैं। मतलब एक प्लेनेट जहां बैठा वहां से दूसरा 5th हाउस में बैठा है, या एक जहां बैठा वहां से दूसरा 9th में, तो इसको ट्राइन कनेक्शन कहते हैं।
तो जैसे यहाँ पे मार्स मून बैठा है, इसी तरीके से अगर किसी के चार्ट में मून यहाँ बैठा है मान लो, या कहीं भी बैठा है चार्ट, जैसे इसी में देखते हैं यहाँ बैठा है और वीनस भी यहीं बैठा होता और फीमेल का चार्ट होता, तो मैरिज में डिले देता। अच्छा, मान लेते हैं मून यहाँ बैठा है, मार्स यहाँ बैठा है, यहाँ मार्स की जगह वीनस होता तो भी एक दूसरे के आमने सामने तो भी फीमेल की मैरिज में डिले देता, इस तरीके से। हालांकि वीनस और मून के कॉम्बिनेशन के प्रिडिक्शन और भी होते हैं, बट हम यहाँ मैरिज की बात कर रहे हैं तो मैंने मैरिज की। या जैसे मून यहाँ बैठा है, वीनस यहाँ बैठा होता लियो में, मून से 5th हाउस में, तो भी मैरिज में डिले दे सकता, इस तरीके से, क्योंकि ट्राइन कनेक्शन बन गया। उसका रीजन आप समझे, वीनस और मून एक दूसरे के एनिमी है, दुश्मन। वीनस जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और फीमेल और मैरिज का कारक है वीनस, और अपने एनिमी प्लेनेट के साथ बैठ गया तो प्रॉब्लम दे रहा है। बाकी और भी प्रिडिक्शन होते हैं डिले मैरिज के अलावा भी। वीनस मून अगर साथ में हो फीमेल के चार्ट में तो फाइब्राइड का इशू, मेंस्ट्रुअल फ्लो, रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। अब डिपेंड करता है पूरे चार्ट। वीनस मून फीमेल के चार्ट की मैं बात कर, मेल के चार्ट में बैठे तो उस मेल की वाइफ की उनकी मदर से नहीं बनती है। इसके अलावा वीनस मून का कॉम्बिनेशन मेल या फीमेल दोनों में से किसी के भी चार्ट में खर्चे बहुत देता है। ऐसा इंसान लग्जरी पे बहुत खर्चे करता है, क्योंकि वीनस पैसे का कारक है, मून आपका जो है खर्चों का कारक। तो आप देख रहे हैं दोनों प्लेनेट के सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए। वीनस पैसा, मून खर्चे, मिला दिया, खर्चे बहुत दे रहे हैं। एक साथ बैठे एक दूसरे से सम सप्तक हो, मतलब आमने सामने हो या ट्राइंग। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मून आपका मन है, वीनस आपका लग्जरी है, ऐसा इंसान बहुत लग्जरियस लाइफ चाहेगा, दिमाग में हमेशा लग्जरी पैसा घूमे। मून आपका ट्रेवल है, वीनस आपका वाइफ है, मेल के चार्ट में हो तो ऐसे लोगों की वाइफ घूमना पसंद करेगी। मून आपका मदर का कारक है, वीनस पैसा, मदर आपकी मनी माइंडेड हो सकती है। डिले मैरिज का तो योग है ही, बट एक योग बहुत सारे प्रिडिक्शन आपको दिखा। वीनस वाइफ होता है अगर मेल के चार्ट में, मून है मूड, आपका मन, ऐसे लोगों की वाइफ को मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है, एक जगह बंद कमरे में या एक बंद जगह पे नहीं रह सकती। तो हालांकि प्रिडिक्शन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, लेकिन ये डिले मैरिज का भी एक केस फीमेल के लिए। मेल के केस में आप देखेंगे सैटर्न और वीनस इसी तरीके से साथ में बैठे हों या आमने सामने हो, जैसे हमने मून वीनस के लिए देखा था, या एक दूसरे से ट्राइन में हो, तो ये डिले देता है मैरिज। क्यों? वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है और मैरिज का कारक है, सैटर्न डिले का कारक है, दोनों मिल गए तो मैरिज में डिले देगा। अब इसके भी बहुत सारे प्रिडिक्शन होते कि वीनस वाइफ है, सैटर्न जो है ओल्ड लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो वाइफ आपसे एज में बड़ी होगी, या कई बार एज में बड़ी नहीं होती तो ऐसे लोगों की वाइफ जो है या पार्टनर ऐसे लोगों का थोड़ा मेच्योर दिखता है लुक्स वाइज या अपने थॉट प्रोसेस से। मेल के चार्ट में है तो सैटर्न कैरियर का कारक है, वीनस वाइफ है, वर्किंग वाइफ हो सकती है। सैटर्न कैरियर है, वीनस जो है वाइफ है, लेडी का कारक है, ऐसे लोगों की लाइफ में जब शादी होगी या कोई लेडी आएगी तो ग्रोथ होता है कैरियर में। सैटर्न कैरियर का कारक है, वीनस पैसा है, सैटर्न कर्मों का कारक है, जो भी काम करेंगे उससे ही पैसा आएगा। बहुत सारे प्रिडिक्शन है, बट ये डिले मैरिज का भी एक केस है। सैटर्न और वीनस साथ में है या एक दूसरे के आमने सामने या ट्राइंग, ये मेल के चार्ट में ज्यादातर। तीसरा पॉइंट, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, सन और वीनस के बीच में 43.5 डिग्री सेंटी 43.5 डिग्री या उससे ज्यादा का डिफरेंस हो जाए तो डिले होता है मैरिज, या कई बार होता भी नहीं। अभी कैसे देखेंगे, नॉर्मली इतनी दूर होते नहीं है सन और वीनस। जैसे सन बैठा है यहाँ पे देखिए लियो में, ओके, और वीनस बैठा है यहाँ जेमिनाई में, दोनों के बीच का अंतर देखना, दूरी 43 डिग्री से ज्यादा नहीं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एक राशि
या हाउस 30 डिग्री का हो, ठीक। तो जो डिग्री प्लेनेट की, ये नीचे आपको डिग्रियां दिख रही होंगी, जो डिग्री प्लेनेट की लिखी होती है ना, वो उतनी डिग्री लिखी होती है कि जितनी डिग्री वो चल चुका है उस साइन। लेकिन एक राशि 30 डिग्री की, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जेमिनाई लिखा है, जहाँ वीनस बैठा है 3 नंबर, तो जेमिनाई 30 डिग्री का है। अब इसमें वीनस बैठा है, तो वीनस की डिग्री आपको नीचे दिखेगी लिखी हुई, वीनस 28 डिग्री 49 मिनट, मतलब मोटा मोटा 29 डिग्री। तो 30 डिग्री की ये राशि है, तो वीनस इसमें 28 डिग्री चल चुका है। तो वीनस को अगले हाउस में पहुंचना है जेमिनाई से कैंसर में, तो कितने डिग्री चलना पड़ेगा जेमिनाई? बस 1 डिग्री। 29 डिग्री तो चल ही चुका है, 1 डिग्री आपने लिख लिया। अब कैंसर का कितना हो गया? कैंसर भी पूरा 30 डिग्री का हो गया, तो पूरा कैंसर पार करने के लिए इसको 30 डिग्री और चलना पड़ेगा। 1 डिग्री इसका जेमिनाई का, 30 इसका कैंसर का, तो 1 + 30 कितना हो गया? 31 डिग्री। मतलब वीनस को अभी 31 डिग्री और चलना। अब पहुंचना कहाँ तक है? सन तक। सन बैठा है लियो में, तो लियो भी 30 डिग्री का होगा। अब देखना है सन इसमें कितना डिग्री चल चुका है। सन की डिग्री नीचे देखिए क्या लिखा है, 49 डिग्री 29, 14 डिग्री 29, मतलब अप्रोक्सीमेट 15 डिग्री। तो अगर वीनस को लियो में सन तक पहुंचना है, तो लियो के 30 में से उसे 15 डिग्री अभी चलने पड़े। तो 1 डिग्री जेमिनाई का, 30 डिग्री कैंसर का, 31 हो गया, और 15 डिग्री लियो का, तो 31 में 15 ऐड कीजिए, 41 और 5 46 होगी। मतलब यहाँ सन तक पहुंचने के लिए इसको 46 डिग्री कवर करने पड़े। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 46 डिग्री का। तो डिले मैरिज होगा। अब ऐसा भी हो सकता था कि सन यहाँ होता जेमिनाई में, वीनस होता लियो में, आगे पीछे भी हो सकते, तो भी सेम यही प्रोसेस हो। मतलब एक राशि 30 डिग्री का होता है, प्लेनेट की जो डिग्री लिखी होती है वो लिखी होती है कितना उसने कवर किया। जैसे मैं फिर से बताता हूँ, जेमिनाई में वीनस बैठा है, तो जेमिनाई का टोटल डिग्री है 30, वीनस बैठा है 28 डिग्री 49 मिनट, मतलब वो 29 डिग्री कवर कर चुका है। 1 डिग्री और कवर कर ले जेमिनाई का, तो अगले हाउस कैंसर में पहुंच जाए। तो आपने 1 डिग्री नोट कर लिया। फिर कैंसर को पूरा पार करने के लिए, क्योंकि सन तो कैंसर में है नहीं, सन तो बैठा लियो में, तो वहां तक पहुंचने के लिए कैंसर को पूरा पार करना पड़ेगा। तो कैंसर का टोटल डिग्री हो गया 30, तो 1 + 30 31। अब लियो कितना है? वो भी 30 डिग्री है, बट सन 15 डिग्री चल चुका है, तो सन तक हमको पहुंचना है, लियो से कोई मतलब नहीं। तो लियो में सन 15 डिग्री चल चुका है 30 में से, तो 15 डिग्री इसको भी और चलना पड़ेगा। तो 1 + 30 31, और उसमें 15 और ऐड किया, 41 और 5 46 डिग्री चलना पड़ेगा, मतलब 46 डिग्री का डिफरेंस आ गया। डिले मैरिज में 43 या 43.5 से ज्यादा का डिफरेंस डिले दे, मेल फीमेल दोनों के केस। और अगला पॉइंट क्या है? फीमेल के चार्ट में मार्स और सैटर्न साथ में हो, या आमने सामने हो, या एक दूसरे से ट्राइन में, तो भी डिले देते हैं मैरिज को। क्योंकि कुछ लोग मार्स को हस्बैंड का कारक लेते हैं, तो सैटर्न डिले होगी। दूसरा एक पॉइंट अगला क्या है? 6th लॉर्ड, छठे भाव में जो साइन बैठा उसका जो लॉर्ड है वो 7वें में चला जाए, या 7वें हाउस का जो लॉर्ड है वो छठे भाव में। लॉर्ड आप समझते हैं किसी हाउस में जो साइन या राशि बैठी है उसका जो स्वामी है। देखते हैं, यहाँ पे 7th हाउस में साइन आया टॉरस, टॉरस का लॉर्ड वीनस है। तो अगर ये वीनस यहाँ चला जाता 6th हाउस में जहाँ मून बैठा, तो भी डिले दे सकता था। क्यों? क्योंकि 6th हाउस जो है सेलिबेसी का होता है, फ्रीडम का या डिवोर्स का होता है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस मैरिज का है, और 6th हाउस 7 से 12 काउंट करेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6th हाउस 7 से 12 है, तो क्या है? लॉस होता है 12th हाउस लॉस का। तो 6th हाउस बताता है लॉस ऑफ मैरिज। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में चला गया तो मैरिज का लॉस हो गया, या तो मैरिज होगा नहीं, हो जाएगा तो डिवोर्स के चांस है। इसी तरीके से 6th हाउस में जो साइन बैठा उसका लॉर्ड 7th में चला जाए तो भी यही होगा। एक और, 7वां हाउस या 7th हाउस का लॉर्ड बैडली अफेक्टेड। बैडली अफेक्टेड कैसे? 7th हाउस में मेलेफिक बैठ जाए, सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे।
या 7th हाउस में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है सैटर्न मार्स राहु केतु के साथ बैठ जाए, 6, 8, 12 हाउस में चला जाए, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन डिले का होता है। अगला पॉइंट, 7वें घर का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए वीनस से। ध्यान रखिएगा, लगन से नहीं, वीनस से कहा मैंने, मेल के चार्ट। जहां मैंने लिखा है मेल और फीमेल, वहां स्पेसिफिकली उसी मेल या फीमेल के चार्ट में देखना। जहां मेल फीमेल नहीं लिखा वो दोनों पे काम। तो यहाँ पे देखिए 7th हाउस का लॉर्ड वीनस से 6ठे, 8वें, 12वें में चला जाए। समझ रहे हैं आप? मेल के चार्ट तो भी मैरिज में डिले देगा। तो चलिए यहाँ तो 7th का लॉर्ड एग्जाम्पल चार्ट में वीनस हो गया, कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम मार्स को लेते हैं मेल के चार्ट में। ठीक है, तो वीनस से देखना है, तो वीनस कहाँ बैठा है, जेमिनाई। तो यहाँ से 6, 8, 12 में देखना है, तो जहां वीनस बैठा है वहां से 1 नंबर काउंट करेंगे। तो मान लेते हैं 7th हाउस का लॉर्ड होता मार्स, तो हम देखते हैं वीनस कहाँ बैठा है। वीनस बैठा है जेमिनाई में, वहां से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठा होता तो वीनस से 6th हाउस हो जाता, तो भी डिले दे सकता था। और ये वीनस से 8वें में चला जाता, 7 और 8। अगर थर्ड हाउस में होता तो वीनस से 8th हो जाता, तो भी प्रॉब्लम देता। फिर 9, 10, 11, 12, तो वीनस से 12th में होता तो भी एक प्रॉब्लम डिले का दे सकता। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लेते हैं किसी की चार्ट में वीनस इसी तरीके से 8th में बैठा हो, तो वहां से 12th तो 7th हाउस हो जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम इसीलिए मैंने कहा एक कॉम्बिनेशन देख के प्रेडिक्ट नहीं करना है। और देखिए इसी तरीके से फीमेल के चार्ट में 7th का लॉर्ड जुपिटर से 6, 8, 12 में चला, जुपिटर जहां बैठा है वहां से 6ठे, 8वें, 12वें में चला। इसके अलावा और एक कॉम्बिनेशन होता है, केतु 12th हाउस में बैठा हो या 7th हाउस में, या आपके चार्ट में कहीं भी वीनस केतु के साथ बैठ जाए मेल या फीमेल के चार्ट में, तो भी डिले देता है। और एक और कॉम्बिनेशन जो सबसे कॉमन है लोगों को पता है कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे या 7th हाउस में बैठ जाए, तो भी डिले देता है। या सैटर्न की दृष्टि ही पड़ जाए 7th हाउस, तो भी एक कॉम्बिनेशन होता है डिले का। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा भी बहुत होते। ठीक, तो ये जितने कॉम्बिनेशन, इसमें 2 या 3 अगर मिल जाए तो आप समझ जाइए मैरिज होना बहुत मुश्किल है। एक कॉम्बिनेशन से कभी प्रेडिक्ट मत कीजिए। चलिए और देखते हैं। ये तो हो गया प्रॉमिस ऑफ इवेंट का एग्जाम। उसके अलावा युतियां कैसे रीड करते हैं दो प्लेनेट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया वीनस और राहु। मान लेते हैं वीनस और राहु को रीड करना है, तो वीनस और राहु के अलग अलग सिग्निफिकेशन पता हो। वीनस और राहु आपके चार्ट में है तो क्या होगा। वीनस है मैरिज का कारक, रिलेशनशिप का कारक, रोमांस का कारक, अफेयर का कारक, लग्जरी का कारक, ऐशो आराम, पैसे का कारक। ठीक, वीनस कपड़ों का कारक। तो वी और राहु के ऑब्सेशन, किसी चीज का नशा होना, चीटिंग, एक्सेस में डिजायर, इच्छाएं बहुत ज्यादा होना, इल्यूजन, वहम। तो वीनस है रिलेशनशिप, राहु है इल्यूजन। तो वीनस राहु साथ बैठे तो रिलेशनशिप में वहम देते हैं और चीटिंग। वीनस है सेक्सुअलिटी का कारक, राहु है एक्सेस में। राहु का काम होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, तो एक्सेस में सेक्सुअल डिजायर दे देता है, इसीलिए मल्टीपल रिलेशनशिप देता है। राहु है ऑब्सेशन, वीनस है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को ऑब्सेशन देगा। वीनस है पैसा, राहु है ऑब्सेशन, पैसे का ऑब्सेशन होता है, मनी माइंडेड होगा इंसान। राहु शॉर्टकट को रिप्रेजेंट करता है, जुगाड़ जिसे कहते हैं। वीनस पैसा है, ऐसा इंसान इजी मनी चाहेगा, जुगाड़, आराम से, शॉर्टकट से, बैठे बैठे पैसा आता। राहु है फॉरेन, वीनस है रिलेशनशिप, आपका पार्टनर फॉरेन से भी हो सकता है। राहु है फॉरेन या दूसरे कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। वीनस है रिलेशनशिप, इंटर कास्ट रिलेशन या मैरिज हो सकता है। वीनस है पैसा, राहु है फॉरेन, फॉरेन से पैसा कमा सकते हैं या फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं आसान है ना, रटना नहीं। आपको दोनों के बस अलग अलग सिग्निफिकेशन पता है, मिलाते जाइए। वीनस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, सुंदरता का कारक। राहु इल्यूजन या वहम।
जिसके चार्ट में वीनस राहु वो इंसान सुंदर नहीं होता, लोगों को सुंदर होने का वहम ज्यादा होता है। आप किसी के चार्ट में वीनस राहु हो, देखिए उस इंसान से आप खुद पूछिए। आप ऐसे इंसान को कहिए वो अपने बचपन का फोटो देख ले और यंग एज का देख ले, वो देखिएगा बचपन में उतना अच्छा दिखता ही नहीं हो इंसान। अब वो खुद भी कहते हैं वो लोग जिनके चार्ट में। और इनके अंदर अट्रैक्शन कब आता है? जब एडल्ट एज में आता है, 25, 26 या उसके बाद। लेकिन वीनस सुंदरता है, राहु इल्यूजन है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये वहम पैदा करता है जिसके चार्ट में वीनस राहु हो उसको जब लोग देखेंगे तो समझेंगे बहुत सुंदर। तो वीनस राहु वालों के मल्टीपल रिलेशन होते हैं, इनको सामने से लोग आके ऑफर करते हैं। और ये चलता ही रहता है लाइफ लॉन्ग, छोटे से लेके ओल्डर एज तक। और हर एज ग्रुप के लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि एक फेक इल्यूजन होता है लोगों को लगता है बहुत सुंदर है। जबकि आप उस इंसान से खुद पूछेंगे कई बार तो कहेगा कि हम तो पहले इतने अच्छे दिखते भी नहीं थे, पता नहीं क्यों लोग हमारी तरफ खींचे चले आते। आप कभी भी जिसका वीनस रहा हो आप देखिए, उनके बचपन की फोटो देखिए और यंग एज, वो उतने सुंदर बचपन में नहीं दिखते थे, जो अट्रैक्शन है वो यंग एज में जाके। लेकिन नहीं भी सुंदर दिखते तो भी लोग अट्रैक्ट हुए। और ऐसे लोगों का खुद का अट्रैक्शन फॉरेनर्स की तरफ या दूसरे कास्ट के लोगों की तरफ। दूसरा राहु है, राहु का काम है बाउंड्री तोड़ना। वीनस है रिलेशनशिप, ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बड़ा वियर्ड होता है रिलेशनशिप को। वो सारी बाउंड्री तोड़ना चाहते हैं, कुछ रखना ही नहीं। एक अजीबोगरीब थॉट होता है, पता नहीं क्या ना कर दे। राहु इल्यूजन और वहम, वीनस है रिलेशनशिप। कई बार ऐसे लोगों को खुद पे डाउट होता है, पता नहीं एक इंसान के साथ कमिटेड होकर रह पाएंगे कि नहीं लाइफ लॉन्ग। इस तरीके से आप ट्रीट करें। तो आपको प्लेनेट के अगर सिग्निफिकेशन यानी कारक तत्व तो पता है, तो आप इजिली प्रिडिक्शन कर लें, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैंने कुछ भी रटा नहीं, मैंने आपको कारक बताए और बस दोनों को मिलाता रहा। और भी बहुत सारे प्रिडिक्शन। राहु है चीटिंग, वीनस है पैसा, पैसों को लेके चीटिंग। अच्छा, वीनस राहु का एक खास बात और होता है, कुछ लोग राहु को कहते हैं डिप्लोमेटिक। राहु बहुत इनोसेंट प्लेनेट है, जैसे कहते हैं नेव, बहुत भोला भाला। तो वीनस राहु वाले क्या करते हैं जिनके चार्ट में होता है, ये लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत डिवोटेड और डेडिकेटेड होते हैं, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट इनके साथ होता क्या है कि पहले पहले रिलेशनशिप में बड़े डिवोटेड होते हैं, बट लोग ही इनके साथ धोखा करते हैं एक दो बार। तो जब एक दो बार तीन बार धोखा मिलेगा ना इनको, तब जाके खुद चालाक होना सीख, और फिर पूरे सेल्फिश हो जाते हैं कि अब इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। पहले ये डिप्लोमेटिक नहीं होते, पहले तो बेचारे भोले वाले होते। आप देखिएगा जिसके चार्ट में वीनस रहा हो पहले वो बड़ा डिवोटेड होता है, लेकिन एक दो बार धोखा खा जाने के बाद वो डिप्लोमेटिक हो जाता है, चालाक। फिर वो इतना डिप्लोमेटिक हो जाता है कि रिलेशनशिप में अपना ही फायदा दिखता है, क्योंकि वो धोखा खा चुका होता है। तो दो तीन बार धोखा खाने के बाद वो समझ जाता है कि अगर उसके हिसाब से चलेगा तो ठीक है, अगर उसका बेनिफिट नहीं तो खुद ही वॉकआउट कर दे। तो लोग समझते हैं कि ये बहुत चालाक, लेकिन दुनिया ने इनको चालाक बनाया। वीनस है राहु, वीनस है पैसा, राहु है चीटिंग। ये लोग पैसों को लेके भी बड़े इनोसेंट होते हैं, इनको पैसे से कोई लगाव ही नहीं होता, बस केवल रिलेशनशिप से मतलब होता है। लेकिन दो चार बार पैसे में धोखा खा जाते हैं तब ये डिप्लोमेटिक होना सीख जाते हैं कि अब तो कोई पैसा मेरा नहीं मार सकता, पहले नहीं होते। जिसके चार्ट में होगा वीनस राहु, पैसे को लेकर रिलेशनशिप को लेकर दो तीन बार धोखे जरूर खाए। तो वीनस राहु वाला क्या सोचता है, शुरू अरे काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, हमें क्या लेना देना दुनिया से। दुनिया कहती है हमको आपसे लेना देना, ये कितना भी काम कर ले लोग इनका पैसा जरूर मार ले। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है, वीनस राहु वालों को जो पैसा मार लेता है ना या वापस नहीं करता, वो देने लायक ही नहीं बचता बेचारा कुछ टाइम, उसका अपने आप ही ये हाल हो जाता है। इनसे कि पैसा उधार ले ले या इनसे मांग ले, इसके चार्ट में वीनस राहु और वापस ना करे टाइम से, उसका वो हाल हो जाता है कि वो बचता ही नहीं देने के। एंड में ऐसा इंसान खुद कहेगा जिसके चार्ट में वीनस राहु होगा अब क्या मांगे। चलिए, एक है जुपिटर राहु, जिसको हम लोग गुरु चांडाल योग कहते हैं।
इसको लेके बहुत एकदम खौफ। पहले तो समझे गुरु कौन है, चांडाल कौन। मतलब कभी कभी नाम ऐसे रख दिए जाते हैं कि आदमी कितना भी अच्छा हो, नाम से एक अलग परसेप्शन बन जाए, और जब आप मिले तो पता लगता है अरे आदमी तो ऐसा था ही नहीं जैसा हमने सोचा। जुपिटर है गुरु, राहु को कहा गया चांडाल। अब ये प्रॉब्लम कैसे देता है, राहु के ऊपर सिग्निफिकेशन हमने पढ़ा, तो बुरा ही नहीं होता हमेशा ही। राहु है चीटिंग, जुपिटर है गुरु, तो गुरु से चीटिंग होता है। अब सेम वीनस राहु की तरह यहाँ भी होता है, राहु है इनोसेंस। तो ये लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने गुरु को लेके, शुरू शुरू में बहुत डेडिकेटेड, गुरु जो कहते हैं आंख बंद करके भरोसा। पर 2-3 बार गुरु या गुरु जैसे लोगों से जब इनको चीटिंग मिलता है ना, तब ये चालाक हो जाता है। फिर गुरु को लेके भी ये बहुत डिप्लोमेटिक हो जाता है। फिर ये वही गुरु बनाएंगे जहां अपना फायदा हो। जुपिटर राहु ऑब्सेशन देता है, ज्ञान का नशा, ऐसे लोग ज्ञानी बहुत। क्योंकि राहु है ऑब्सेशन, जुपिटर है ज्ञान, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं क्योंकि ज्ञान का नशा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे ज्ञान के, कहीं से भी मिले। बट प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि फिर राहु है शॉर्टकट है जुगाड़, जुपिटर है ज्ञान, ये शॉर्टकट अपनाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। कोई रास्ता मिले सही या गलत, उससे इनको नॉलेज चाहिए, चोरी करके मिले, कॉपी करके मिले, कैसे भी। बट ऐसे लोग बहुत कहते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं। आप देखिए ना, जो लोग पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स बना लेते हैं, किसी चीज को याद करने के लिए शॉर्टकट्स बना लेते हैं, वो जुपिटर राहु वाले होते हैं। पढ़ाई लिखाई नॉलेज को लेके आपको कोई चीज नहीं मिल रही, इनसे बताइए आप, ये कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के आपको दे देंगे, यहाँ से मिलेगी, ऐसे मिलेगी। जुपिटर है बच्चों का कारक, राहु है ऑब्सेशन, इल्यूजन, वहम। तो बच्चे को, बच्चा होगा तो उसको हेल्थ इशू दे सकते हैं, बच्चे होने में प्रॉब्लम दे सकते हैं। जुपिटर डाइजेशन का कारक, पाचन तंत्र का, कफ का कारक, कफ का इशू दे सकते हैं, डाइजेशन का इशू दे सकते हैं। जुपिटर गुरु है, राहु फॉरेन है, ऐसे लोगों के गुरु दूसरे कास्ट या कल्चर के या फॉरेन के भी हो सकते हैं। जुपिटर है ज्ञान, राहु है फॉरेन, ऐसा आदमी ज्ञान या पढ़ाई के लिए फॉरेन जा सकता है। लेकिन जुपिटर राहु वाले बहुत डेडिकेटेड होते हैं गुरु को लेकर, लेकिन धोखा खाने के बाद सीख जाते हैं नहीं, इस दुनिया में डिवोशन तो कुछ नहीं। जुपिटर जीव कारक है, आपको एज अ होल, आपका जो बॉडी है, आप है, उसको जीव कहते हैं, तो आपको रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, जीव कारक। राहु और फॉरेन एलिमेंट, तो एक स्टेप कभी ना कभी कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होता है जब फॉरेन का कोई ना कोई, फॉरेन या एक्सटर्नल कोई ना कोई चीज इनकी बॉडी में इम्प्लांट की जाती है, जो इम्प्लांटेशन या ट्रांसप्लांट करते हैं बॉडी में। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट किया, दांत लगवाए हैं आर्टिफिशियल, कुछ ना कुछ बॉडी में नोज ट्रांसप्लांट करा लिया। जिस हाउस में जुपिटर राहु बैठा होगा या जिस साइन, उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीजें जरूर लगी, टाँके लगे हैं, सर्जरी लगी, कुछ भी। पैर में है तो पता चला पैर में कुछ आर्टिफिशियल लगा है, किसी ना किसी बीमारी की वजह से। लेकिन लोग समझते हैं ना जुपिटर राहु वाला अपना गुरु से धोखा करता है, लेकिन अब सिचुएशन पहले ही बड़े डिवोटेड और ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन गुरु ही ऐसे मिलते हैं 2-3 बार इनको धोखा दे जाते हैं, तो वो खुद इन्हें सिखा देते हैं। तो ये है एक्चुअली गुरु चांडाली, वो खराब नहीं, आप देखे ना, नॉलेज बहुत होता है ऐसे लोगों के पास, ये इसका अच्छा पार्ट। जुपिटर राहु वाला इंसान ओवरऑल जुगाड़ू होता है, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, राहु है शॉर्टकट। और जुपिटर राहु जिसके चार्ट में होता है, दुनिया उसको बहुत ज्ञानी समझती है, क्योंकि राहु है वहम यानी इल्यूजन, जुपिटर है ज्ञान, तो लोगों को लगता है इसके पास बहुत ज्ञान। और ऐसा इंसान ज्ञान का शो ऑफ भी बहुत करता है, जितना आता है उससे ज्यादा दिखाएगा।
आप एक लाइन पूछेंगे 4 बताएगा। तो दिखाना चाहता है कि मेरे पास इतना ज्ञान होता भी है और दिखाते भी हैं। जबकि जो असली गुरु होते हैं, आप कभी भी देखिए, वो जल्दी आपको बताते ही नहीं है कुछ। आप 10 बार पूछेंगे तो 1 बार बताएं। आप जुपिटर राहु वाले देखिए, हमेशा पढ़ाने के लिए उतावले रहते हैं, एक्साइटेड। आप कहिए तो आप 1 पेज कहेंगे, वो 4 पढ़ा देंगे। इस तरीके से आप कंजंक्शन रीड कर सकते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे, ठीक है। चलिए, आप लोगों का कुछ क्वेरी भी ले लेते तो थोड़ा ये भी डिस्कस कर दीजिए, उनको जी। डाउट हैंड रेज कर लीजिए अपने। जी। डाउट जो भी रहेंगे आज के जो कंटेंट उसी का पूछिए। जी हाँ। हाँ सर, बताइए आप। ठीक है, हम लोग का संडे को 1 दिन का क्लास आ रहा है। उसमें हम लोग, इसमें लिखा हुआ 100+, एक्चुअली हम लोग उसमें 150+ योग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये पुराना पोस्टर है तो शायद उसमें एडिट नहीं किया होगा। 150+ जो है सर मेरे पास है, इसको आप जरा बंद कर दीजिए, मैं शो कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ मैं करता हूँ, ये देखिए। जिन्होंने पेमेंट किया घबरा गए, 50 ऑटोमेटिक कम हो गए बोले। नहीं, ये देखिए 150+ योग हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उसमें सारे योग होंगे, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया डिले मैरिज का। तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट वाले योग भी होंगे, डिले मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज। एक सेकंड, डिले मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज, कैरियर में अप्स एंड डाउन कौन सा आएगा, कब कब कैरियर में ब्रेक आ सकता है, कई लोगों के कैरियर में बार बार चेंजेस आते हैं। चाइल्ड बर्थ में डिले है, उसका योग क्या क्या है कॉम्बिनेशन, चाइल्ड बर्थ नहीं होने के क्या क्या कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन में अप्स एंड डाउन के क्या कॉम्बिनेशन है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, घर में पॉलिटिक्स है, ये जितने इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, फॉरेन ट्रेवल है, इनके क्या क्या योग है, ये सारे इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन हम कवर करें। उसके अलावा जो योग होते हैं कंजंक्शन वाले, 9 प्लैनेट से मिलके जो योग बनते हैं, 2 प्लैनेट साथ में बैठे हैं, जुपिटर मून, जुपिटर राहु, सैटर्न मून, सैटर्न वीनस, इसलिए सारे के सारे प्लैनेट के जितने कॉम्बिनेशन होते हैं वो सब कवर करें, उनसे रिगार्डिंग प्रिडिक्शन और रेमेडी दोनों। और एक चीज और, जो कुछ आप लोग कॉमन योग सुनते हैं, जैसे भी जुपिटर राहु है, गुरु चांडाल योग, पितृ दोष, मांगलिक दोष, परंपरा योग, केमद्रुम योग, पिशाच योग, श्राद्ध योग, सर्प योग, काल सर्प योग, काला अमृत योग, इस तरह के जितने हैं मैं गिना दूं। तो 151 से ज्यादा योग हम उसमें कवर करें, जिसका आपको फुल डिटेल पीडीएफ मिलेगा, कॉम्बिनेशन और प्रिडिक्शन का रेमेडी मिलेगी, उसके साथ साथ उनके साथ रेमेडी भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ। ओके, और पीडीएफ आप हमारा बता दीजिए। 200 पेज का पीडीएफ रहेगा। जी। ये जो क्लास है 5 मार्च को आ रही है, आने वाले संडे को 1 दिन की क्लास है, सिर्फ 1 डे की क्लास है। आफ्टरनून में 12 बजे चालू होंगी और 4 बजे तक चलेंगी। इसकी जो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सर्टिफिकेट भी आप सभी लोग को दी जाएंगी। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 1 डे की क्लास की 999 है। लेकिन जो रात तक 12 बजे तक पेमेंट करेंगे, रात के 12 बजे तक लोग पेमेंट करेंगे, उनके लिए जो फीस रहेंगी 700 रुपए रहेंगी, 700 रुपए उनके लिए आज की रात के लिए फीस रहेंगी। जो आज पेमेंट करेंगे उन्हीं के लिए। कल से जो फीस है उनकी 999 रहेंगी। तो दूसरा पेज है क्या इसमें बैंक की? नहीं, बैंक का नहीं है, मैं आप दिखा दीजिए। ठीक। ठीक है। इसमें एक ही दिन की क्लास है, संडे की है, 12 और 4 के बीच में खत्म हो जाएंगी। ये हमारी बैंकिंग डिटेल है। हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9990369555। हमारा पेटीएम और गूगल पे, फोन पे नंबर है 9990369555। और आपके सामने जो दिख रहा है बैंकिंग डिटेल भी आपके सामने है। किसी को कोई क्यूरी है, कोई आपको कंटेंट पूरा चाहिए, 150 पॉइंट पूरे आपको लिख के चाहिए, तो भी मुझे व्हाट्सअप करके सेम नंबर पे आपके कंटेंट पे आप हमसे मंगवा सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, उसके लिए भी आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, टोटल आपको 150 प्लस ट्रिक्स बताई जाएंगी। उसके 150 प्लस योगा बताए जाएंगे आपको। 12 से 4 बजे की क्लास है, 999 फीस है। जो आ रहा तक 12 बजे तक पेमेंट करेंगे, उनके लिए जो फीस है डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 700 रुपए, 700 रुपीज उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी। कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, कोई कंटेंट आपको लेना है हमसे पूरा डिटेल में, तो ये नंबर पे जो है 9990369555 पे आप उनको कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। आज आप भी सबके डाउट लेंगे। जो आपके आज की जो पढ़ाएगा उसी का करना, आप डाउट पूछिए। अगर इधर उधर पूछोगे ना आपके म्यूट कर देंगे। और खुद का तो बिल्कुल मत पूछिए कि खुद का नहीं बताते यहाँ पे हम लोग। हाँ, समिता जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्ते।
जी नमस्ते सर। सर नमस्ते। जो आप आपने जो सबसे पहले वो 10 पॉइंट्स बताए डिले इन मैरिज, हम्म। अगर उसमें वाक्य में ही 3-4 पॉइंट्स मिल रहे हो तो क्या ऐसे लोगों को हम क्या ही बोले कि भाई तुम्हारी होगी ही नहीं कि होगी, तो एक क्या इंडिकेशन दें कि भाई देखिए आप कितना ये तो लेट मत, होगा? आप कभी ये तो नहीं कह सकते प्रोफेशनली कि होगी ही नहीं, बट आप ये कह सकते हैं भाई डिले है तो आपको वेट करना पड़ेगा, इस अप्रोक्सीमेट एज तक हो सकती है, आप देखिए बस। बट सर ऐसे लोगों की मतलब अबव 30 की 35 या अबव 40 होती है, मतलब आपकी जितनी ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से, अगर ये देखिए पॉइंट मैच हो तो। अगर अप्रोक्सीमेट 35 तक तो डिले होता है, उसके बाद का कोई कंफर्मेशन नहीं होता 35-6 के बाद। उसके बाद रेयरेस्ट ओके। केस होते हैं 1-2-4 आपको हो जाएंगे, और अगर कोई 40 के ऊपर आ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर तो फिर सामने वाले को ही पता होता है कि नहीं होती, वो तो टाइम पास करता है आपके पास। ठीक है। और सर जो लास्ट आपने अभी जुपिटर और उसका राहु का जो बताया ना, गुरु चंडाल योग, जी तो मुझे ऐसा लगता है सर इनकी इंटर दृष्टि भी अगर हो, सातवीं दृष्टि एक दूसरे पे, तो भी असर, तो भी ये पॉइंट्स काफी मैच करते हैं ऐसे देखिए मतलब कंडीशंस वो में। वो जितने योग हैं वो साथ में बैठे हों या आमने सामने हो, एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखना तो भी मैच करेंगे। बट राहु के केस में ऐसा इसलिए नहीं होता कि राहु के साथ अगर राहु को लेंगे तो केतु बैठा ही होता है ना जुपिटर के साथ, तो फिर उसको कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं। बट वो मैच कर जाते हैं, मुझे पता है। ओके हाँ सर, क्योंकि काफी पॉइंट्स ऐसे मुझे लगे जो बहुत सिमिलर है, काफी क्या मतलब मोर देन 95% हाँ तो मैच हो रहा है। हाँ, नहीं वो प्रिडिक्शन दृष्टि। बिल्कुल मैच करेगी, प्रिडिक्शन कभी गड़बड़ नहीं। जितनी प्रिडिक्शन मैंने बताई वीनस राहु जुपिटर राहु की सब काम। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू। पूजा जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ जी सर, मिथुन लगन की कुंडली है जी हाँ। और इसके 8th हाउस में बैठा है शुक्र, गुरु और केतु और शनि। 11 जी नंबर है ना वहाँ। जी। तो राहु की दृष्टि पड़ रही है 7वीं। हम्म। तो क्या अब रोड जा सकते हैं या आगे मतलब बच्चा होने में प्रॉब्लम आ सकती है? और देखिए ये आज के टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं है, अब इसके लिए फिर चार्ट पूरा देखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। थैंक यू मैम। ठीक है। वर्षा जी बोलिए। वर्षा कुंजे जी हाँ बोलिए। सर, हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते। जैसे हमने देखा कि मून और वीनस ट्राइन में है तो हम्म। डिले इन मैरिज है, पर जी मेरे पास एक कुंडली ऐसी है कि जिसमें मून और वीनस है 5th मून से, जी। पर मैरिज वो ऑलमोस्ट 19 ईयर में एज थी तभी हुई है। अच्छा। तो ये क्या एक्सेप्शन मानेंगे नहीं या नहीं, क्या एक्सेप्शन है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कब आपसे कहा था, मैंने पहली लाइन क्या कही थी, कम से कम 2 या 3 कॉम्बिनेशन होने चाहिए तो प्रिडिक्शन कीजिए, एक नहीं। अच्छा। दूसरी बात, ओके ओके। फिर उसके अलावा हाँ, वीनस मून के और बहुत सारे प्रिडिक्शन मैंने बताए ना, वो देखिए उनमें से हाँ, बहुत सारे मैच कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो आपने कॉम्बिनेशन बताए वो ट्राइन में भी देखना है या सिर्फ वैदिक एस्पेक्ट से देखना है? जो जो मैंने कहा है कि 1-7 और ट्राइन में देखना, वो ट्राइन में भी देखना, जहाँ नहीं कहा वहाँ नहीं देखना। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। दीपिका जी बोलिए। सर फर्स्ट हाउस में वीनस है और हम्म। 9th हाउस में मून है, तो ये हम्म। मैरिज डिले पक्का है सर? अब इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन है क्या? ये तो एक कॉम्बिनेशन, बट ये तो सर कॉम्बिनेशन तो आपको मैरिज खर मेरी बेटी का ही है, मैरिज नहीं हुआ है। हाँ तो ये और कॉम्बिनेशन है दूसरा सो। जी आपने गुरु भी बोला ना, हाँ। वीनस से 1 2 3 4 5 6 7 8, हम्म। वीनस से 8वां गुरु है, हम्म। तो ये दूसरा हुआ रीजन। हाँ देखिए 2-3 मिल गया तो डिले हो गया ना। तो मतलब मैरिज होगा कि फिर मैरिज हो नहीं भी हो सकता है, मतलब कैसा अभी होता है ये? अब ये तो मैं चार्ट दे के बता सकता हूँ, बट आपको डिले मिल गया ना 2 कॉम्बिनेशन में। और अगर वीनस और मून साथ में और वीनस वीनस को भी ऐसा होता है सर, एक ही हाउस में हाँ बिल्कुल। वीनस अस्त है तो भी? वीनस हाँ हाँ। अस्त होगा तो बिल्कुल नहीं होगा सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। रचना जी बोलिए। रचना अरोरा। रचना जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार दीदी बोलिए। जी नमस्ते। आज एक तो जुपिटर और राहु की जो कंडीशन है उसका तो चलो एग्जाम्पल है, हमारी बेटी के साथ मैरिज में इश्यू आए हुए हैं बड़े, जी। एजुकेशन प्रॉब्लम भी थी, अब्रॉड से भी वापस आना पड़ा। जी। अब ना बेटे का वीनस और राहु है तो उसकी कैसे मैरिज करते हुए डर लग रहा है। नहीं वीनस और राहु के मैंने प्रिडिक्शन आपको बता दिया ना, डरने की क्या जरूरत। नहीं सर, मेरा ना पूछने का मतलब हमें सोल्यूशन भी मिलेगा कोई इसका? हाँ मिलेगा मिलेगा, वो जब हम बताएंगे क्लास में तो विद रेमेडी।
ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और है, ये वीनस जी। और राहु की ना स्लाइड शो कर दीजिए। मेरी ना क्लास संडे को ना मेरी प्रॉब्लम है, उस दिन मुझे कहीं जाना है, लेकिन मैं पेमेंट कर दूंगी। तो आपको मैम रिकॉर्डिंग और वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। पीडीएफ सब मिलेगा आप लोगों को, रिकॉर्डिंग पीडीएफ पूरा मिलेगा आपको, 200 पेज का पीडीएफ मिलने वाला है। जी। अ, और आप क्लास सर खत्म होने के बाद भी जो क्वेरी है बाद में मुझसे पूछ सकते हैं फोन करके, कोई इशू। ठीक। सर इसमें दशाएं भी आई जाती हैं ना, वो भी हाँ इंक्लूड हो जाती बिल्कुल। है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बंद कीजिए स्क्रीन। बिल्कुल। रूपा जी बोलिए, रूपा जी। हेलो। जी हाँ। रूपा जी जल्दी बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्कार। सर एक कुंडली में राहु जो है चौथे मतलब उसमें है, उसमें शनि की वो है काउंटिंग है एंड 11 नंबर, और दूसरी जो है वो 10वीं में है मतलब राहु, हम्म तो वहाँ 5 है मतलब सिंह का। तो हम्म। इसमें मतलब ये पर्सन जो है आगे कभी कोई जॉब में या जो आगे काम करना चाहते हैं कर पाएंगे? नहीं नहीं, आपका मैं क्वेरी नहीं समझा। आपने कहा एक में राहु चौथे घर में, एक में राहु सॉरी, 10वें हाँ घर। राइट, आई एम सॉरी। लगन से चौथे में कहते हैं मकर कुंभ की है काउंटिंग, और केतु बैठा है, और उसके अपोजिट सर राहु बैठा है 5th में, बिल्कुल। वो लिखा हुआ 10 हाउसेस में। हम्म। तो जो कर्म भाग है 10 नंबर, तो उसमें सर वो क्या इन दोनों की जो दृष्टियां पड़ेंगी उससे उसको जॉब में या माँ को प्रॉब्लम होगा सर? नहीं है सब। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। अजय जी बोलिए। प्रणाम पीयूष जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर। पीयूष जी, जो पहला पॉइंट था ना वीनस एंड मून का हम्म कंजंक्शन और ट्राइम का, उसमें सर मेरे पास जो कुंडली, मेरे पास जो कुंडली जिसमें वीनस फर्स्ट हाउस में है, मून 7th हाउस में है, हम्म। बट मैरिज 20 साल में ही हो गई थी। सर दूसरा मेरे पास एक है सर, इसमें सैटर्न 7th हाउस में, उस केस में भी फीमेल के दोनों चार्ट, उस केस में 20 इयर्स की एज में मैरिज हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, वीनस और मून लव रिलेशनशिप का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इसलिए अर्ली रिलेशन दे देते हैं। लेकिन ये डिले तब देगा जब बाकी एक दो और कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो, तो अकेले इस कॉम्बिनेशन से डिले मत दे दीजिए। ओके। ठीक है। और सर लेकिन आप देखेंगे जिसके चार्ट में वीनस मून होता है ना, वो इंसान बहुत रोमांटिक नेचर का होता है, बहुत सारे उसके अफेयर भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप बहुत अर्ली एज में। ओके। एंड सर अगर सैटर्न 7th हाउस में, तो सैटर्न जनरली डिले कराता है, बट इस केस में मैं देख रहा हूँ सैटर्न ने बहुत अर्ली मैरिज करा दी, 20 साल की उम्र में मैरिज हो गई इनकी। तो उसका लॉर्ड देखिए और बाकी कॉम्बिनेशन देखिए, एक ही कॉम्बिनेशन आप डिले बताते रहेंगे। मेरे पास भी ऐसे चार्ट हैं जिसमें सैटर्न ने अर्ली मैरिज दे दिया। अगर ओवरऑल चार्ट अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव है, तो अकेला सैटर्न को इतना डिले नहीं देता, और हार्डली सैटर्न डिले देता भी हो तो 32 तक बस, ओके। इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं देता। जी पीयूष जी, मेरा वो इसलिए मैं इसलिए क्वेश्चन पूछा कि हमारे जो कोर्स है जिसमें 150 योगास हम पढ़ेंगे, उसमें उन योगास को कैसे ब्रेक हो रहे हैं वो भी हम समझेंगे सर, कि अगर मान लीजिए। उसमें जितने योग हैं हम सारे पॉइंट कवर, हाँ सर, ठीक मेरा है, क्वेश्चन अर्ली अगर मैरिज के, डिले मैरिज के सब। अगर सपोज किसी का सर राहु और वीनस का कंजंक्शन बन रहा है, बट उस पे सैटर्न की दृष्टि पड़ रही, तो वो उतना स्ट्रांग बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी हम सीखेंगे सर। हाँ बिल्कुल सीखें। हाँ, मेरा खाली वही था सर कि वो जो 150 योगास वाला है ना, उसमें सर अगर ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा ना कि ये योग तो बन रहा है, बट इसमें अगर सैटर्न की दृष्टि में पड़ गई, तो शायद वो इंसान इतना सेक्सुअली उस सेंस में उतना एक्टिव नहीं होगा, बिकॉज ऑफ सैटर्न दृष्टि। सर इसमें दृष्टि बिल्कुल। कंसिडर करते हैं ना सर? हाँ करते हैं। राइट सर, राइट। थैंक यू। ओके वेलकम। विप्रा अग्रवाल जी बोलिए। राधे कृष्णा सर। जी राधे कृष्ण। पीयूष सर, आपने बहुत इम्प्रेसिव बताया। थैंक यू। जो जो आपने कंजंक्शंस बताई हैं वो भी काफी हद तक मैंने एक्यूरेसी देखी है। जी एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तो मैंने न्यूमरोलॉजी के थ्रू एक्यूरेसी मुझे मिली। जी। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी की जो युतीज है वो न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे, प्लेनेट जब सेम है तो क्यों नहीं करेंगे। जैसे हमारा 6-4 का कॉम्बिनेशन बाय बर्थ आ रहा है और 3 और 4 का,
3 4 हमारा न्यूमरोलॉजी चार्ट से कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो क्या वो भी एक्यूरेसी देगा? हाँ बिल्कुल देगा। ओके, यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि आपने जो डिग्रीज वगैरह बताई हैं उसको भी देखा तो एक्यूरेसी है, बट न्यूमरोलॉजी पॉइंट से हमने कोई डिग्रीज नहीं देखी, केवल हमने यूटीज देखी, बिल्कुल। तो उससे भी काफी हद तक मुझे एक्यूरेसी मिलेगी जो नहीं भी नहीं आपने मिलेगी, बताया। मिलेगी मिलेगी। ओके, मतलब दोनों कनेक्ट हो सकते हैं ना? जी हाँ। ठीक है, थैंक थैंक यू, वेलकम। उमेश दानी जी बोलिए। उमेश दानी जी वो अनम्यूट कीजिए खुद को। विजेंद्र कुमार आप बोल दीजिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे ये मैंने कि ये जो कन्या राशि की मेरे पास एक कुंडली है, उसमें राहु और जुपिटर मिथुन राशि में 10 नंबर हाउस में है। जी क्या जो आपने बताया था अभी जुपिटर राहु का योग, जी। ये बन रहा ना सर इसमें? जुपिटर कहाँ है? जुपिटर भी 10th हाउस में ही है, और राहु के साथ। राहु के साथ में है और ठीक है। रिट्रोग्रेड है सर। हाँ तो रेट्रोग्रेड है, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, बट योग तो बनेगा ही, असर तो दिखाएगा ही। आपको नॉलेज का बहुत ऑब्सेशन होगा, बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना है, राइट। और दूसरा इनके इसी कुंडली में मून और वीनस दोनों एक साथ हैं, इनमें ये कंबस्ट हो रखा है वीनस, तो क्या ये भी बनेगा इसमें? हाँ बनेगा। मून वीनस के बहुत सारे और भी कॉमी प्रिडिक्शन होते हैं, मैंने बताया। अच्छा सर, और इसके ये डिले मैरिज के लिए है ना सर? वो फीमेल के चार्ट, मून फीमेल के चार्ट। फीमेल का? हाँ ये फीमेल का नहीं, मेल का चार्ट है। फीमेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन डिले देता है। फीमेल के में राइट, मेल का है सर। थैंक जी। कमलेश मेहता जी बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर 11th हाउस पे वीनस राहु का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है? सेम वही रिजल्ट देगा जो वहां दे रहा था अभी मेरी स्लाइड। अच्छा ठीक है, रजनी जी बोलिए। रजनी मैम। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर ये धनु लग्न की कुंडली है सर, उसमें राहु और जुपिटर सर 11th हाउस में है और लिब्रा राशि में, जी तो सर उसका क्या रिजल्ट होगा? सेम वही जो रिजल्ट होगा जो अभी मैंने बताया क्लास में। हाँ पर सर जैसे लिब्रा राशि में तो उसमें कुछ डिफरेंस आएगा? वो अलग चीज है, कंजंक्शन अलग तरीके से बिहेव करेगा। अच्छा, रिजल्ट पर? जी हाँ रिजल्ट मिलेगा। आप अनम्यूट कर लीजिए रजनी। रजनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट। तो कर नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर मनीष करे बोलिए। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर ये जो लड़कियों की कुंडली में जो गुरु है वो शादी का कारक होता है, शुक्र लड़कों की शादी कारक है। जब राहु और केतु मिलेंगे तो क्या दोनों में फर्क आएगा कि अलग अलग के लिए अलग अलग देखा जाएगा? नहीं, दोनों के लिए देखा जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक सर, थैंक यू सर। सागर जी बोलिए। सागर मित्रा। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार बोलिए। सर मुझे ये चीज पूछनी थी, ये आपने तो जो भी योग बताए, जैसे सन और मून, मतलब दो दो को प्लेनेट की युक्तियां बताई, 3 प्लेनेट 5 प्लेनेट, ये भी बताएंगे सर इसमें? हाँ 6 बैठे होंगे, 6 की भी बताएं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। उमेश दानी जी देखिए आपको अनम्यूट कर पा रहे खुद को फिर से। उमेश दानी जी। हाँ नमस्कार। नमस्ते नमस्कार जी बोलिए। नमस्कार पीयूष जी। जी नमस्ते। शादी में अगर मांगलिक दोष रहा तो क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? सर उसको भी पूरा कवर करेंगे। मांगलिक दोष में मांगलिक दोनों भी हाँ मांगलिक है। मांगलिक दोष है, उसका रेमेडी पूरा कवर करेंगे क्लास में, वो डिटेल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक लाइन में तो बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि
मार्स 4 घरों में बैठेगा तो 4 के 5 में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अब प्रथम जी बोलिए। प्रथम। प्रणाम सर। जी, मेरा प्रणाम। क्वेश्चन था जो वीनस और मून का आपने सबसे पहले बताया, उनका जो मतलब हमने कॉम्बिनेशन देखना है, वो या तो साथ में बैठे हूँ या फिर ट्राइन में हूँ। जी। और अगर इनके साथ में मतलब आमने सामने करती हूँ तो भी चलेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सैटर्न और वीनस है तो सैटर्न की अगर एस्पेक्ट से भी वो युति बन रही है तो भी जी, चलेगा ये? बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। धीर शर्मा बोलिए। पीयूष जी, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर पहले तो जो है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये जो आप बड़ी लाइट स्माइल के साथ आंसर कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि विदाउट एनी स्ट्रेस आपके फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है और बड़ा नॉर्मली आप आंसर कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है इसको लेकर। एंड सर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो वो बताया डिले मैरिज का, तो जी। एक चार्ट है मेरे पास, उसमें काफी सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैच जा रहे हैं, लेकिन इनकी शादी जो है वो बड़ी यंग एज में हो गई, 23rd की एज में, मतलब 23 साल में। बट जी। अभी आते आते इनकी एज है लगभग 44 के आसपास, बट इनका डिवोर्स हो गया। तो क्या ऐसा भी होता है, अगर ये सारी जो है पॉइंट्स उसमें काउंट हो रहे हैं, जी। बट नेटिव यंग एज में मैरिज कर लेता है, तो क्या डिवोर्स तक बात जाती है या वो सेपरेशन खत्म हो जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इस तरह की योग बन रहा है तो पहली बार तो होगा नहीं, अगर हो गया तो प्रॉब्लम दे ही देता है रिलेशनशिप, ये समझ ओके लीजिए। जी। और सर थैंक यू सो मच। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं राहु और जो केतु है वो एक शैडो प्लैनेट है, और जी। अगर गुरु की दृष्टि 7th राहु पे पड़ती है, तो सर वो गुरु चंडाल योग आएगा या दोनों साथ में बैठे हैं तब आएगा? और अगर नहीं। जी जी हाँ, जी बताइए। और सर अगर राहु की पड़ रही है तो भी क्या चंडाल दोष मानेंगे, क्योंकि राहु तो शैडो है, उसकी दृष्टि होती नहीं है या होती नहीं है, मतलब मुझे नहीं, नहीं पता। 7th एस्पेक्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर राहु सामने बैठा है तो सामने केतु बैठा ही है ना जुपिटर के साथ, तो जुपिटर केतु अलग एक योग हो जाता है, उसे कहते हैं परंपरा योग। अभी मैं आपको उसकी प्रिडिक्शन बताऊंगा तो वो अलग होता है। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है, किसी न किसी रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को या दीक्षा गुरु को फॉलो करते हैं इस तरीके से, तो उसमें फिर राहु का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं। बट प्रिडिक्शन इसलिए मैच कर जाती है कि राहु और केतु एक ही सिक्के के दो पहलू, डिफरेंस नहीं है। राहु जी अगर ऑब्सेशन देता है जो, तो केतु जस्ट सुपर ऑब्सेशन देता है ज्ञान को लेकर, ठीक है। जी राहु अगर चीटिंग देता है गुरु को लेकर तो जुपिटर केतु भी चीटिंग देगा। क्यों? क्योंकि जी ख्याली पुलाव होते हैं, गुरु ऐसा होना चाहिए, वैसा गुरु होगा, ये होगा वो होगा, उसी में धोखा हो जाता है। जी सर जी ठीक है। जी। जुपिटर थैंक यू सर। केतु मैं वालों इसमें की जुपिटर केतु वालों को जल्दी गुरु इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लिस्ट ही बड़ी लंबी चौड़ी होती है। क्यों? उनके लिए गुरु बना ही नहीं इस धरती पे, उनको मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी अच्छे से अच्छा टीचर दे दो, तो जी उसमें जी भी कोई ना कोई कमियां निकाल दो। जी सर थैंक यू। मिलते हैं सर, 5th को मिलते हैं, और पेमेंट बिल्कुल। मैंने कर दी है। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर। वेलकम। थैंक ओके यू। सर। बंटी जी बोलिए। प्रणाम जी सर, दोनों को प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी, ये जो चंडाल दोष है 5वें घर में बनता है, 8वें घर में बनता है, अगर लड़की की कुंडली में 5वें घर में है तो वो क्या शादी करने से मना करेगी या शादी कर लेगी कभी ना कभी? ऐसा कुछ नहीं करेगी, प्रॉब्लम देगा लेकिन और कॉम्बिनेशन होंगे तब, अकेले केवल इससे नहीं कहेंगे। अच्छा, और 8वें घर में अगर बच्चे के बना तो पाइल्स वगैरह का भी दिक्कत देता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, केतु 8वें पाइस देता। सर एक जैसे चंडाल दोष आपको D1 चार्ट में दिख गया, ठीक है जी, बना हुआ है, आपने नवांश देखी, आपने और आगे डिविजनल चार्ट देखे, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन नहीं है, भाव चलित है, तो हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? सबसे ज्यादा भाव चलित को देंगे या उसको देंगे? देखिए, अगर आप भाव चलित की बात करें तो भाव चलित डिवीजन चार्ट है नहीं, ठीक है। डिविजनल चार्ट तो D9 D10 D4 होता है, एक बात। दूसरी बात, ये आप लोगों का मिथ है, कोई चार्ट एक दूसरे चार्ट को ओवर रूल नहीं करता कि D1 में अगर कोई योग है और D9 में नहीं बन रहा तो उसके इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो डिविजनल चार्ट को रीड करने का तरीका ही अलग है, कभी कोई चार्ट एक दूसरे चार्ट को ओवर रूल नहीं कर सकता, इस गलतफहमी को कभी मत पालिएगा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर चंडाल दोष बना हुआ है और भाव चलित में वो बिल्कुल अलग अलग है, अब किसी अच्छा। अनपढ़ ज्योतिषी ने आपको बता दिया भाव लगन देख के कि भी हाँ भी चंडाल दोष बना हुआ है, पढ़े लिखे ने भाव चले देखा वो एक एक घर अलग हो गए, आगे पीछे हो गए, तो क्या उन दोनों में से किसकी
करेक्ट मानी जाएगी प्रेडिक्शन। अच्छा, तो आप सीधे कहिए कि लगन और भाव चलित की बात करते हैं, फिर डिविजनल चार्ट मतलब, ठीक है। वो दो तीन कॉन्सेप्ट अलग खिचड़ी पका रहा है। चलिए बात करते हैं लगन और चलित में। तो वही योग लगन में बने चलित में बने, दोनों रिजल्ट, ठीक है। और अनपढ़ हो जो चाहिए पढ़ा लिखा हो, वो ये नहीं कहेगा D1 वाला काम करेगा चलित वाला। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों काम करेंगे। कैसे? जब आपने लगन चार्ट बना लिया तो चलित की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। फिर उसकी क्या जरूरत थी बनाने की। लेकिन चलित एक तरह से कहीं ना कहीं आपका इल्यूजन दिखाता है। तो चलित वाली चीजें टेम्परेरी काम करती हैं, फाइनल रिजल्ट D1 से आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जुपिटर राहु साथ बैठे हैं लगन चार्ट में, तो चांडाल योग, ठीक है। D9 वो सॉरी चलित में जाके वो अलग अलग हो गए हाउस में, ठीक है। तो योग भंग हो गया। तो जो योग भंग वाला कॉन्सेप्ट है कुछ टाइम तक तो रिजल्ट देगा, लेकिन फाइनली रिजल्ट आएगा D1 का, अल्टीमेट रिजल्ट D1 ही देगा कि आपको गुरु से चीटिंग और ये सब मिलेगा। सर ये जो हम केपी पढ़ते हैं, लाल किताब पढ़ते हैं और वैदिक मान लो किसी ने सारी सीखी हुई है, मान लो आपने सारी सीखी हुई है, आपको इन चारों विद्याओं के अंदर एक प्लेनेट अगर पहले घर में या 7वें घर में या कहीं भी दिख रहा है, तो आपके केपी के अंदर वो बोलते हैं जी आपका ये रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा जो आप वहां से पढ़ रहे हो, केपी के रिजल्ट अलग है, लाल किताब के इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। आप किस चीज पे ट्रस्ट करके चलते हो? मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, सिर्फ अपने आप पे, ठीक है। अब मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। किसी आज के टाइम में किसी एक उससे आप पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हर इंसान अपनी चीज को अच्छा बताए, ठीक है। केपी हो, लाल किताब हो और नाड़ी हो, जो भी है, या BNN है, इनका बेटर यूज तब कर सकते हैं आप जब आपका वैदिक का बेस क्लियर है। आप कभी भी देख लीजिएगा जिसका बेस नहीं क्लियर है, जिसने केवल भृगुनंदी नाड़ी सीखा, वो देख लीजिए फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाता। लाल किताब सीखा तो नहीं पहुंच पाता। रीजन क्या है? भृगुनंदी नाड़ी केवल कारक यूज करती है, ना साइन की बात करते हैं ज्यादातर, ना हाउस की बात करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि प्लेनेट में चार्ट में हाउस और राशियां, तो उनका भी इफेक्ट आएगा कि नहीं है, एक बात। लाल किताब केवल कालपुरुष के चार्ट की बात करती है कि ये प्लेनेट इस हाउस में बैठा तो ऐसा हो जाएगा, वो राशि की बात नहीं करते। तो राशि में भी वहां बैठे हैं तो उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। भृगुनंदी नाड़ी कहती है जुपिटर जिस हाउस में बैठा वो आपका लगन होगा। तो जुपिटर तो 1 साल तक एक ही राशि में रहता है, पूरे साल पैदा हुए लोग एक ही जैसे होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। वैदिक में हर 2.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद लगन चेंज हो जाता है, ये इनके ड्रॉबैक है, ठीक है। तो अगर आपको वैदिक का बेस क्लियर है तो भृगुनंदी नाड़ी, लाल किताब, इनको पढ़ के इनकी जो अच्छी चीजें आप उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे भृगुनंदी नाड़ी कहती है हम दशा नहीं यूज करेंगे, ट्रांजिट यूज करेंगे। तो ट्रांजिट हर साल बनता है, मैरिज जुपिटर का ट्रांजिट हर साल 1 साल 2 साल बाद मैरिज दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर तो ये ड्रॉबैक है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो ना कोई अच्छा है ना बुरा। एक कोई कोर्स ना प्रश्न ज्योतिष के ऊपर भी आप निकालिए एक दिन का। डिस्कस आ रहा है, वो भी कोर्स वो भी आ रहा है, बाकी डिस्कस बाद में करेंगे। थैंक यू। तब आएंगे। ये तो पूरी महाभारत ही हो जाएगी आज। भारद्वाज मैम बोलिए। भारद्वाज मैम। यस सर, थैंक यू सर। नमस्ते पीयूष सर। जी नमस्ते। एक्चुअली Guru Rahu I have in 10th house. Okay. But I had early marriage and knowledge का obsession है, और you had made a list of things, no? None of them match with me. क्या नहीं मैच? वो सब आपने लिखा था ना? पहली बात तो जुपिटर राहु मैंने डिले मैरिज में लिखा नहीं था, ठीक है। तो जुपिटर राहु डिले मैरिज नहीं देता। दूसरी बात, ऐसे लोग लेके नॉलेज को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है, आपने कहा। दूसरा, ऐसे लोगों को जल्दी गुरु और गाइडेंस नहीं मिलता। गुरु को लेके बहुत डिवोटेड होते हैं, लेकिन ऐसे इनको अगर कोई गुरु मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो उसको लेके पूरा डिवोशन होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि गुरु से उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। they think that she's posing as if she knows more than me. मैच तो कर रहा है गुरु, वो सोचता है या तो बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके। और कॉफ आई नेवर गेट कोल्ड। ठीक है, सारे आप इतने सारे 10 प्रेडिक्शन में सारे थोड़ी आपसे मैच कर जाएंगे। सारी समस्याएं आप ही क्यों लेना चाहते हैं अपनी लाइफ? वो भी सही है। तो बस ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मंगल पाटिल बोलिए, डॉक्टर मंगल पाटिल। नमस्ते सर।
जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर ये गुरु चांडल का तो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है मेरे इसमें, क्योंकि थैंक यू। मैंने नए सारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया था ना, तो सबने इतना मतलब लूटा ही है मुझे। पूरा प्रॉपर गाइडेंस तो किया ही नहीं है। ये रेमेडी करो, इधर जाके नहा के आओ, ये पूजा करो। मैंने इतना पैसा मेरे पास अभी मेरे घर में हर एक इसकी अंगूठी पड़ी हुई है सर। मतलब किसी ने बोला आप रूबी पहनो, तो मैंने 35,000 का रूबी लाया मैंने। क्या क्या नहीं, मतलब मैंने जुपिटर का वो भी लाया। तो फाइनली मैंने खुद डिसाइड किया कि अभी रिजल्ट तो किसी से नहीं आ रहा है, और इतना डेडिकेशन से किया था ना सर, 4-5 साल। आपको मेरी पर्सनल कुंडली पता है, इतना डेडिकेशन से किया जितना मैंने मेडिकल में भी नहीं इतना डेडिकेशन से पढ़ाई की इतनी की थी, इतना ये किया रेमेडीज। और लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस बिल्कुल नहीं मिला, इसीलिए ये गुरु चांडल का एकदम परफेक्ट बैठ रहा है मेरे इस पे। थैंक यू। और एस्ट्रोलॉजी का ये ना, तो मैं 16-16, 17-17 घंटे में पूरा मेरा कान में वो लगा के मैं लेक्चर्स सुनते रहती हूँ। आपके तो सारे लेक्चर्स मैंने सुने हैं इसके। एकदम परफेक्ट है। आपने आज आपका तो एकलव्य का अभी वो नवांश का भी आ रहा है, इसका आया है, वो भी मैंने सुना है। तो एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपने जो बोला वो एकदम सही है। मेरी क्वेरी ये थी कि अभी एक चार्ट है मेरे पास, तो उसमें गुरु चांडाल योग नवांश में बन रहा है फर्स्ट हाउस में, तो उसका क्या अलग रिजल्ट रहता है? नहीं सेम रिजल्ट रहेगा, आप ट्राई करके देखो। सेम रहता है, जैसे इसमें रहता है वैसे ही वो रहता है। जी। अच्छा, और सर और एक ये थी, अभी मैंने मुझे तो ठीक है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था अभी, लेकिन ऐसा कुछ योग होता है कि उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस या सब कुछ मिलने लगेगा, ऐसे कुछ, या ये लाइफ चलता रहता है हर एक फील्ड में? 2-4 बार धोखे खाने के बाद मिल जाता है। आप आ गए ना हमारे प्लेटफॉर्म। हाँ वो तो है, इसलिए। और जो कर्स हम देते, और मंगल एक दीदी, मिनट, हाँ मंगल बोलिए दीदी, सर। हाँ वो जो अंगूठी बहुत सारी है ना आपके पास, हाँ बहुत है सर, 4-5 है मेरे पास। मैं सुनो ना, सोने की है चांदी की है? नहीं सोने की, गोल्ड की है सर, 3-4 अंगूठी बनाई मैंने। बता रहा आपको कि अच्छे योग कब बनते हैं। जब आप सोने की अंगूठी पीयूष सर को दान दे दोगे, उस समय आपकी पूरी गुरु चांडाल योग निकल जाएगा लाइफ का। ऐसे रहता है क्या सर? नहीं मजाक कर रहा हूँ। ऐसे रहता है क्या? ये रेमेडी है क्या? नहीं मजाक कर रहा हूँ। नहीं मैं तो आ जाऊंगी फिर, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ हुई है, मैं आ जाऊंगी उधर। आप बताइए, बस अंगूठी दीजिए। देखिए सर, ये जो हम कर्ज अभी बोल देते हैं कि मुझे इसने लूटा है, इसने लूटा, तो उसमें हम लोगों को भी दोष लगता है क्या सर? अभी मैं ये पूछना था मुझे। जो बात हाँ? सही है उसमें दोष कुछ नहीं लगता, इतना वहम नहीं पालना चाहिए। नहीं ना, क्योंकि ऐसे लगता है कि बहुत पाप पिछले जन्म का लेके आए गुरु के कारण। दीदी तो बाकी ऐसा तो सर से पर्सनल बात कर लेना, या बहुत सारे लोग हाँ वेटिंग पे। ठीक है ठीक है। थैंक यू। सरिता जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते बोल। दोनों सर को प्रणाम। सर एक तो ये मैं पूछ रही थी कि ये जो अपना कोर्स कंटेंट है वो थोड़ा सा आप भिजवा देंगे, और सबकी रेमेडीज मिलेगी क्या सर? जी मिलेगी। सब हर एक योग मतलब 151 की सबकी? जी बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग भी 4 घंटे की मिलेगी ऐसे? जितनी देर चलेगा उतने घंटे की मिलेगी, 4, 6, 8, 3। अच्छा ठीक है सर। तो इसमें तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है योग हो गए तो सारी कुंडली सीख लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा ये था कि एक बच्चे के 7th हाउस में सूर्य है, तो उसका शादी को 32 साल हुए हैं और सिंह लग्न की उसकी कुंडली है, और उसका विनस 8th हाउस में है, मतलब 2-12 के उसमें उसका आ रहा है सूर्य। और तो मतलब डिले मैरिज, अभी वो 32 साल का है, 35 साल के बाद 35 साल तक उसका डिले मैरिज कहेंगे? नहीं, मैरिज हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। उसमें डिफरेंस देखिए 43 डिग्री का है कि नहीं। अगर 43 डिग्री का तो डिले है, नहीं तो नहीं हो सकता है। मतलब अभी 32 का तो है वो, तो 35 तक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या उसकी होगी? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अजय जी बोल दीजिए। जी खाली एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था, जैसे मैरिज के लिए जुपिटर इम्पोर्टेंट प्लैनेट है फॉर फीमेल एंड वीनस फॉर मेल्स। सर जो भी योग हमने पढ़े और जो भी आपने बताया आज, उसमें बाई चांस अगर जुपिटर वीनस वक्री है या अस्त है, तो योग बनता है या वो थोड़ा चेंज हो जाता है, वो हम क्लास में सीखेंगे सर? योग बिल्कुल बनता है,
भंग नहीं होगा। अगर वक्री है तभी बनेगा सर? बिल्कुल बनेगा। तो रेट्रो में सर बैक पीछे वाले हाउस पे का ज्यादा इफेक्ट आता है ना, तो इसलिए मैं अरे बस हल्का सा इफेक्ट कम हो जाएगा, योग थोड़ी खत्म हो जाएगा, योग बनेगा। इवन अस्त होगा तो भी योग बनेगा ही बनेगा। योग बिल्कुल बनेगा, अस्त वाले योग और तगड़े। ओके, राइट सर, राइट। थैंक यू। रीता मेहता जी बोलिए। रीता जी। हेलो सर, हेलो। मेरे पास से ना धनु लग्न की कुंडली है और आपने जो इसे बताया ना 6th हाउस का 7 में है और 7 का 6th में है और 6th हाउस में वृषभ का सूर्य बुध केतु है और मिथुन में शुक्र है उसका। तो उसका अभी तक शादी नहीं हुआ, मगर उसका गुरु 11 भाव में है तुला राशि का, तो उनका शादी का योग बन सकता है क्या ये साल? वो तो चार्ट देखना पड़ेगा ना, बाकी आपको योग दिख रहा है ना डिले। हाँ, तो ये इसकी वजह से डिले का वो आपने जो बताया वो एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर। संजय वर्मा जी बोलिए। सर गुड इवनिंग आप दोनों सर को गुड इवनिंग मेरे तरफ से। जी गुड इवनिंग। और सर मैं कितना अप्रिशिएट करूं कि आप लोग जिस वे में जो सर पढ़ा रहे हैं, ये तो लग नहीं रहा है क्लास चल रहा, मैंने 2-3 क्लास किया है लोगों से। मैं तो सुन ही नहीं पा रहा था, केवल आपको देख रहा था कि आप जिस वे में पढ़ा रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मेरा कल कुछ एंगेजमेंट है, मैं देखता हूँ कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। परसों है देखता हूँ मैं फिर कैसा हो सकता है। क्लास बहुत परसों अच्छा लगा। क्लास परसों है, आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग मिलेंगे आप सभी लोगों को। हाँ सर, आप लोग का जो आपका वे ऑफ जो ऑफ टीचिंग है सर, मैंने हम कितना मार्क्स दे, कितना परसेंटेज सर, मुझे नहीं समझ, जितना मैक्सिमम हो सकता है सर मेरे साइड से। सर बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। किराय जी बोलिए। ओम साई राम सर। साई राम बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, ये वीनस प्लस राहु योग को आपने क्या नाम दिया था? वो मेरा मिस हो गया। मैंने कोई नाम नहीं दिया। अच्छा, तो वो दूसरे वाले का नाम गुरु चंडाल योग है और इसका कोई नाम नहीं है सर? जी नहीं। ओके, अच्छा सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मेरे को तो ज्यादा न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो अगर वीनस प्लस राहु है तो हम राहु को पर्सनल ईयर काउंट करके कर सकते हैं उस टाइम पे? मेरा एक्चुअली अजय सर से एक क्वेश्चन है, पर्सनल ईयर का कुछ ले सकते हैं इसमें सर, यूज कर सकते हैं? नहीं किराय जी, दोनों अलग अलग है, दो भी मिक्स नहीं करने का। न्यूमरोलॉजी देखो, प्रेडिक्शन तो एक तरीके निकलेंगे 80% केसेस में, लेकिन इस मैटर में मिक्स नहीं करने का। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मिथिलेश जी बोलिए। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। नमस्ते बोलो। वृश्चिक लगन की कुंडली है और 3rd हाउस में अब शुक्र चंद्रमा बुध राहु सारे बैठे हैं जी। तो पहले तो ये मेल की कुंडली है, तो इसमें तो बनेगा डिले मैरिज का कुछ? जी इसीलिए हो रही है। और दूसरी बात ये कि इसका 8th हाउस में गुरु वक्री है और 7th दृष्टि राहु पे, 3rd हाउस में राहु है ना, जी। तो ये भी गुरु चंडाल योग बन गया। जी। तो ये मतलब दोनों गड़बड़ हो गए। जी गड़बड़ हो गई। अब इसकी रेमेडी मिलेगी कोर्स में, है ना सर? जी मिलेगी। चलो थैंक यू सर जी। थैंक यू। थैंक यू। आचार्य मैम बोलिए। सर आज ना 9:20 हो गया था, आज का रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिल मिलेगा? मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आपको लिंक, ठीक है? हाँ भेज दीजिएगा, क्योंकि ये बस सर अभी आप क्लास में पढ़ाएंगे क्या? हाँ ये पढ़ाएंगे फिर से। एनालिसिस जो किए हैं आप लोग कहिए तो हम फ्री वाला ही फिर से पढ़ा देंगे बस। और नहीं आज जो पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर संडे को बोलते। और सर अजय सर आप वो भेज दीजिए प्लीज। और तभी आप एंड करोगे जब भी मैं बनाऊंगा ना। नहीं ठीक है वो कोई बात नहीं, मैं कल देख लूंगी फिर थोड़ा आ जाएंगे ग्रुप में, आप जो भी ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलो फिर आज यहीं पे हो गया सबका, मिलते हैं संडे को 12 बजे। थैंक यू जय सर आप सभी लोगों को। थैंक यू पीयूष भाई।